Absence of imperialist culture. Not even pragmatics like Kautilya and Manu were ever advocate of cultural imperialism. There was no notion among Indian thinkers that Indian empire should extend beyond geographical boundaries of भारत इंडिया. मतलब कि जो pragmatic thinkers थे ना सॉरी कौटिल्य और मनु की तरह जो pragmatic thinkers थे वो भी कभी कल्चरल इंपीरियलिज्म के पक्ष में नहीं थे. कल्चरल इंपीरियलिज्म मतलब विस्तारवाद के कल्चर के पक्ष में नहीं थे. इंडियन थिंकर्स में कभी भी कोई भी मेजर इंडियन थिंकर ये नहीं मानता था कि जो इंडियन एम्पायर है, भारत का साम्राज्य है, भारत जो है, भारत जिसको जाना जाता है, उसकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है उसके बियॉन्ड, उसके पार जाए, ऐसा कभी नहीं मानते थे. ठीक है. इवन द आइडिया ऑफ चक्रवर्तिन वॉज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ जियोग्राफिकली एंड कल्चरली डिफाइंड पार्ट्स ऑफ इंडिया. जो जियोग्राफिकली और कल्चरली डिफाइंड पार्ट्स थे इंडिया के, वहीं तक जो चक्रवर्ती का जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं के लिए ये कॉन्सेप्ट माना जाता है. ठीक है. भारत को पुराने नाम भारत के कुछ ये हैं: भरतखंड, आर्यवर्त, भारतवर्ष एट्सेट्रा. हिंदूज एंड बुद्धिस्ट वेंट टू साउथ ईस्ट एशिया एज ट्रेडर्स नॉट एज इन्वेडर्स. जो इंडिया के बुद्धिस्ट और हिंदूज जो साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह में जो गए थे, वो ट्रेडर्स की तरह व्यापार करने गए थे, वो आक्रमण करने के लिए नहीं गए थे. Indians who went to Southeast Asia underwent a process of indigenization. Indigenization जो है उस process के वो थ्रू गए. They did not owe allegiance to powers based in India. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों. ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश एम्पायर उसमें, और जो इंडियंस साउथ ईस्ट एशिया में गए थे उनमें सबसे बड़ी डिस्टिंक्शन क्या थी? जो ब्रिटिश थे वो क्वीन के लिए काम करते थे, वही क्वीन जो लंदन में होती थी. ठीक है. ब्रिटिश क्राउन को वो सपोर्ट करते थे, ब्रिटिश क्राउन को उनकी की पूरी अलीजियंस थी. जबकि जो इंडियंस जो कि साउथ ईस्ट एशिया में गए थे या कि इंडिया में बेस्ड किसी भी पावर के लिए उनकी अलीजियंस, उनकी वफादारी नहीं थी, वो वहीं के लोगों में घुल मिल गए. मच लाइक अशोक, मुगल रूलर अकबर ट्राइड टू अचीव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया थ्रू पीस, टॉलरेंस, कंसिलिएशन एंड डिप्लोमेसी. मतलब कि अशोक की तरह खून बहाने के बाद अकबर को भी ये बात समझ में आ गई थी कि इंडिया को अगर एक करके रखना है, इंडिया को जोड़ कर रखना है, इंडिया पर अगर कंट्रोल करके रखना है, तो वो लड़ाई से नहीं, पीस, टॉलरेंस, कंसिलिएशन और डिप्लोमेसी से ही पॉसिबल है. दिस इज़ वाई अकबर इज हेल्ड इन हाई रिगार्ड बाय हिस्टोरियंस कंपेयर टू अदर मुगल रूलर्स. मतलब इसीलिए, इसी वजह से अकबर की थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है बाकी मुगल रूलर्स के कंपैरिजन में. The biggest boost today's India got for the anti-imperialist tradition was from the overall fight against the British Empire and colonialism in the world. सबसे बड़ा जो बूस्ट, सबसे बड़ा जो पुश जो मिला है आज के इंडिया को, किस चीज़ के लिए? जो इंपीरियलिस्ट ट्रेडिशन है उसके खिलाफ जाने के लिए. वो मिला था ऑब्वियसली दुनिया का सबसे बड़ा, हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, जिसने इंडिया को भी कंट्रोल किया था, उससे, और पूरी दुनिया में जो कलोनियलिज्म था उससे. इन दोनों चीज़ों से इंडिया को, इंडिया के लोगों को इतनी नफरत हो गई कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारा जो ट्रेडिशन है, वो एंटी इंपीरियलिस्ट बन गया, हमारे खून में हो गया, डीएनए में हो गया कि भाई हमें साम्राज्यवाद के खिलाफ रहना है. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया सपोर्टेड अदर कंट्रीज अगेंस्ट फॉरेन ऑक्यूपेशन. इंडिया ने बाकी जो कंट्रीज थी उनको भी सपोर्ट किया था जो फॉरेन ऑक्यूपेशन थी उसके खिलाफ. ठीक है. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है बगल में हमारे, 1971 पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, आज़ादी भी दिलाई थी. नेक्स्ट अप, अप्रोच टू इंटरनेशनल लॉ. इंडिया की अप्रोच कैसी रही है इंटरनेशनल लॉ के लिए? इट वॉज धर्म टू नेवर किल एन एनवॉय. एनवॉय मतलब किसी जो डिप्लोमेट को, जो आपको राजदूत आता है, उसको कभी मारना नहीं है. ठीक है. इवन ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स इन इंडिया, पुराने ज़माने में भी, एंशियंट टाइम में भी इस चीज़ को माना जाता था कि अगर आपके पास, आपके देश में कोई एनवॉय, कोई डिप्लोमेट आया है, कोई राजदूत आया है, तो आपको उसको जान से नहीं मारना. इवन रावण गेव हनुमान द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इवन दो हनुमान वॉज द एनिमी ऑफ द स्टेट इन लंका. हनुमान जी को भी रावण ने जान से नहीं मारा था, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी थी. दूसरी तरीके की हिंसा कर रहे थे वो बात अलग है, बट उस टाइम पे हमें ये भी समझना होगा कि हनुमान जी जो थे उस टाइम पर लंका में रावण के लिए एनिमी ऑफ द स्टेट थे, लंका के दुश्मन थे. उसके बाद भी हनुमान जी को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी गई थी. ये हमारे ट्रेडिशंस में, हमारे कल्चर में बहुत पहले से है. मोस्ट रिमार्केबल इज इंडियाज डीलिंग विद द रेफ्यूजीज. ये बात दोबारा से आ रही है, रेफ्यूजीज का हमने बहुत हमेशा से ध्यान रखा है. इंडिया ग्रांटेड पॉलिटिकल असाइलम टू दलाई लामा. दलाई लामा जब
चाइना ने उनको हंट करने की कोशिश की थी, तिब्बत से निकाला था उनको सबसे ज़्यादा भरोसा इंडिया पे था, इंडिया ने उनको शरण दी थी। इंडिया प्रोवाइडेड स्पेस एंड फूड टू ओवर 1 मिलियन रेफ्यूजीज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश इन 1971। वही बात है जो पाकिस्तान के ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद ऑपरेशन सर्च लाइट, आप इसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है। इसका वीडियो देखना हो वीडियो देखना, ऑपरेशन सर्च लाइट। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने एक्चुअली ये ऑपरेशन किया था, मिलिट्री ऑपरेशन था ये, बहुत बुरा था। इससे भागकर जब ईस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज़ आए थे, लगभग 1 मिलियन, मतलब 10 लाख रिफ्यूजीज़ आए थे, उनको जगह भी दी थी और खाना भी दिया था। ओके। इंडिया ट्रीटेड 1971 POWs विद रिस्पेक्ट। POW मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्धबंदी। 1971 का युद्ध जीत के पाकिस्तान के लगभग 95,000 सैनिकों को इंडिया के सोल्जर्स ने जो बंदी बनाकर, उसके बाद भी उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया और बाद में छोड़ भी दिया था। इंडिया एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अफोर्ड प्रोटेक्शन ऑफ तमिल रेफ्यूजीज फ्रॉम श्रीलंका इन मिड 1980s। श्रीलंका में भी जब जो तमिल एथनिसिटी के जो लोग थे उन पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, तो वो भी भागकर अपनी जान बचाकर इंडिया में आए थे। तमिल रेफ्यूजीज श्रीलंका से भागकर आए थे और इंडिया ने उनको भी शरण दी थी, उनको प्रोटेक्शन दी थी। पॉजिटिव आइडियाज़ थ्रू नेगेटिव टर्म्स, मतलब पॉजिटिव आइडियाज़ को प्रमोट किया गया नेगेटिव टर्म्स का इस्तेमाल करके। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नॉन वायलेंस इंस्टेड ऑफ पीस, शांति की जगह अहिंसा का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है भारत में। नॉन विक्ट्री अगेंस्ट विक्ट्री, मतलब विजय के खिलाफ हार का नहीं, पराजय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन वन इंस्टेड ऑफ मैनी, एक के सामने अनेक, बहुत नहीं अनेक। क्यों? बिकॉज नेगेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन हैज़ मोर असर्शन टू इट, इसमें ज़्यादा सख्ती के साथ बोला जाता है। इट फॉरबिड्स रॉन्ग मोर स्ट्रिक्टली, ज़्यादा सख्ती के साथ गलत काम को रोका जाता है, ठीक है। अगर आप कहोगे ना नहीं, तो उस बात में ज़्यादा दम होगा। दिस इज़ वाई नॉन अलाइनमेंट वॉज द टर्म कॉइंड बाय इंडिया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। नॉन अलाइनमेंट जो टर्म थी ना, उसका भी इस्तेमाल इसीलिए किया गया था। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अभी ये चैप्टर खत्म होने को आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट गेव स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम। हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें हमें मिली ब्रिटेन की वजह से। कुछ अच्छी मिली, बहुत सारी गलत मिली, लेकिन जो सबसे अच्छी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी ना, वो मिली हमें स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब हुआ था? 1905 में। जिन्होंने हिंदी में पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा बंग भंग, बंगाल को भंग कर दिया गया था। ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल अलग अलग कर दिया गया था। वेस्ट बंगाल आज इंडिया में है, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के पास चला गया था, ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, और आज की तारीख में वो बांग्लादेश है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ बहुत सारे इंडियन नेशनलिस्ट खड़े हुए थे, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं औरोबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, और लेटर ऑन महात्मा गांधी ने भी इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ जो मूवमेंट था उसको ज्वाइन किया। तो बेसिकली बात सारी ये है कि जो इंडिया की जो स्ट्रेंथ किस चीज़ को मिली, नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम थी ना, जो जो आज़ादी की लड़ाई थी, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ताकत मिली, उसने ज़ोर पकड़ा ब्रिटेन की वजह से। ह्यूमिलिएशन बाय द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश मेड इंडिया अपोज रेसिज्म स्ट्रांगली। अगर आपने, हमने मतलब भारतीय लोगों ने, हम लोगों ने जब रेसिज्म झेला था ना ब्रिटेन के हाथों से, हम रेसिज्म के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे। नस्ल भेद जो है, नस्ल के नाम पर जो भेदभाव होता है, रेस के नाम पर जो भेदभाव होता है, उसके हम एकदम खिलाफ हो गए थे। हमारा ये कल्चर बन गया था कि हम स्ट्रांगली अपोज करते हैं रेसिज्म को। ये ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट था बाय द वे, ठीक है। वन ऑफ द मेजर, ये कोटेशंस में है, ठीक है, किसका कोट है? जवाहरलाल नेहरू का। वन ऑफ द पिलर्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी इज टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है जो हमारी, उसमें जो एक खम्भ है, एक पिलर है, वो क्या है? फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल भेद के खिलाफ हम लड़ाई करेंगे, करते रहेंगे। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस फ्रॉम ब्रिटिश इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, सिविल सर्विसेज, पार्लियामेंट्री सिस्टम एट्सेट्रा। जैसे मैंने कहा था, ब्रिटेन से हमें बहुत सारी गलत चीज़ें मिली, बट कुछ अच्छी चीज़ें भी मिली थी। जैसे कि हमें एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी मिल गई थी, ठीक है। उसके अलावा रोबस्ट सिविल सर्विसेज, ये आईसीएस जो आज इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानी जाती है, वो पहले आईसीएस इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से जानी जाती थी। वो हमने ब्रिटेन से, ब्रिटिश एम्पायर जब इंडिया को छोड़ के गया, तो हमने डायरेक्ट इनहेरिट कर ली। उसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ब्रिटेन से ही हमें मिला, ये विरासत में।
और हमने वही अडॉप्ट किया जो आज हमारे लोकतंत्र का आधार बना हुआ है। इनहेरिटेंस फ्रॉम ब्रिटेन इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, सिविल सर्विसेज, पार्लियामेंट्री सिस्टम एट्सेट्रा। तो ये था दोस्तों चैप्टर हमारा इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ वर्ल्ड व्यू। और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे, ठीक है, अलग अलग बुक्स के भी पढ़ेंगे। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का या पॉलिटी का कोई भी चैप्टर आपको कोई या फिर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।